वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो में हम मोहन राकेश के जीवन वृत्त के विषय में देखेंगे। इससे पहले हमने धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरीशचंद्र के जीवन के विषय में, जीवन वृत्त के विषय में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर बातचीत कर ली है, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से ये जो विषय है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले हमने जैसा कि बताया, मैंने 3 रचनाकारों पे बात कर ली है। ये चौथे रचनाकार है जिन पे हम लोग बात करेंगे, इनके जीवन वृत्त से जुड़ी हुई बातचीत करेंगे। मोहन राकेश के विषय से आप परिचित होंगे। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना, महत्वपूर्ण नाटक है आषाढ़ का एक दिन। संभवतः आपने वो पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो बताइए। अगर आपने वो नाटक पढ़ा है तो आप इनके नाटक शैली से परिचित होंगे और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इनके बारे में, अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं या हिंदी साहित्य के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप इनके विषय में जानते होंगे। परीक्षा के लिहाज से जो ये सीरीज चल रही है जीवन वृत्त से संबंधित, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उन्हीं तथ्यों का संकलन है जो परीक्षा के लिहाज से, दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। मोहन राकेश का जो जन्म हुआ वह 8 जनवरी 1925 को पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में हुआ। 1925 का समय यानी आज़ादी के पहले का समय, और 8 जनवरी ये ध्यान रखना है आपको, पंजाब के अमृतसर में इनका जन्म हुआ। मोहन राकेश जी का पूरा नाम मदन मोहन गुलगानी है, ये भी ध्यान गुगलानी है, सॉरी, ये आपको ध्यान रखना है। इनका पूरा नाम मदन मोहन गुगलानी है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इनके पिता करमचंद गुगलानी पेशे से वकील थे, तो ये भी ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम करमचंद गुगलानी था और ये पेशे से वकील थे। आगे है कि उनके पिता कमरचंद गुगलानी अमृतसर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जागरूक कार्यकर्ता थे। उस समय के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जागरूक कार्यकर्ता थे, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारी और साहित्य संगीत प्रेमी लोग थे। यानी कि जो इनके पिता थे वो अमृतसर के एक अच्छे जाने पहचाने व्यक्ति थे, जागरूक कार्यकर्ता के रूप में इनके कई ये जाने जाते हैं, और एक साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी रहे, और साहित्य संगीत प्रेमी किस्म के व्यक्ति थे। तो ये कमरचंद गुगलानी के विषय में कुछ जानकारी, जो उनके पिता थे और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और पेशे से वकील थे। तो ये ध्यान रखना है आपको इनके पिता के संदर्भ में, जो क्योंकि ये होता है ना कि रचनाकार के जो पूर्वज होते हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं। पिता से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनके कौशल से संबंधित प्रश्न आते हैं, यानी कि वो क्या करते थे, अगर रचनाकार थे तो कौन कौन सी रचनाएं थीं, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आपकी बनते हैं। आगे है कि मोहन राकेश जी के जन्म के समय घर का परिवेश प्रभावपूर्ण और संतोषप्रद नहीं था। घर में आर्थिक विपत्ति, कर्जदारों का आना जाना, सीलन से भरा घर, माँ दादी का अंकुश उनके बालमन के अनुकूल न था। तो ये मोहन राकेश के जन्म के समय की बात है। जन्म के समय जब उनका घर का परिवेश प्रभावपूर्ण था और संतोषप्रद नहीं था। प्रभाव ऐसा कि घर में आर्थिक आपत्तियां थी, कर्जदारों का आना जाना रहता था, उनके पिता पे कर्ज बना रहता था, और सीलन से भरा उनका घर था, माँ दादी का अंकुश उनके बालमन के अनुकूल ना था। तो ये मोहन राकेश के निजी जीवन से संबंधित कुछ, उनके बचपन से संबंधित चीज़ें। मोहन राकेश का बचपन कर्ज का बचपन था, जैसा कि जिक्र हुआ है यहाँ पे। वकील होते हुए भी उनके पिता कर्ज से लदे थे। तो ये इनके पिता से संबंधित, जैसा कि अपने इनके पिता का नाम था कमरचंद गुगलानी, तो पेशे से वकील थे, और वकील होते हुए भी उनके पिता जो है वो कर्ज से लदे रहते थे। आगे है कि राकेश जी को पंडित लोकनाथ एवं सरदार निहाल सिंह से बहुत चिढ़ थी। कारण ये था कि वो कर्ज वसूलने के लिए प्रायः उनके घर आते जाते थे। तो पंडित लोकनाथ और सरदार निहाल सिंह, इनके नाम आप ध्यान रखेंगे, इनसे इनको बहुत चिढ़ थी। अपनी डायरी, मोहन राकेश अपनी डायरी में लिखते हैं कि मेरा जन्म अमृतसर की जिस गली, यानी कि तंग गली चंडी वाली में हुआ, जिस गली का उस गली का नाम है यहाँ पे तंग गली चंडी वाली, उसमें हुआ, वहाँ ताज़ी हवा तक तो पहुँच नहीं पाती थी। तो अपनी डायरी में निजी जीवन से संबंधित कुछ चीज़ें लिखते हैं मोहन राकेश, और बताते हैं कि उनका जन्म अमृतसर की जिस गली में हुआ वहाँ ताज़ी हवा तक तो पहुँच नहीं पाती थी। तो ये मोहन राकेश की बचपन से और जन्म से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। राकेश जी का बचपन जहाँ एक और साहित्यिक वातावरण से पूर्ण था, वहीं दूसरी ओर अपनी दादी माँ के स्नेह के कारण अंधविश्वासों से ओतप्रोत भी था। तो ये इनके निजी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें। इनका जो साहित्यिक वातावरण था वो तो अच्छा था, लेकिन दूसरी उनकी जो दादी माँ थी, उनके स्नेह के कारण अंधविश्वासों से
ओतप्रोत भी था। जब इनके विषय में आप पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तब आप इस चीज़ों से रूबरू होंगे। बाकी शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें इसलिए यहाँ पे दी हुई हैं क्योंकि परीक्षा के लिहाज से आपकी यही चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे है कि मोहन राकेश जब मात्र 16 साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया तथा परिवार का पूरा दायित्व इनके ऊपर आ गया। तो ये ध्यान रखना है, 16 साल की उम्र में इनके परिवार का जो दायित्व था वो इनके ऊपर आ गया। आगे है कि पिता की मृत्यु पर मां की सोने या बेचकर किराया चुकाने के बाद ही मुर्दा उठने देना एक ऐसी प्रक्रिया थी जो उनके जीवन का कटु अनुभव बन गई। तो पिता की मृत्यु पर जो मां की सोने की चूड़ियाँ थी उनको बेचकर जब किराया चुकाया गया उसके बाद ही लोगों ने, समाज ने उनका जो मुर्दा था उनके पिता से संबंधित उसको उन्होंने उठने दिया। और ऐसी प्रक्रिया देखकर जो मोहन राकेश जी थे तो वो विचलित हो गए, उनके जीवन का एक कटु अनुभव बन गया, जिसका अनुभव जिससे वो आगे के लिए सतर्क हो जाते हैं, जैसा कि अभी जिक्र आएगा। मोहन राकेश लिखते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद अनेक शोक सभाएं हुई, भाषण हुए, लेकिन सब निरर्थक थे। फिर कोई झांकने नहीं आया। ये उन्होंने उनसे संबंधित चीज़ लिखी। उन्होंने लिखा कि मोहन राकेश अल्पायु में ही नकली मुखौटों के प्रति सचेत हो गए थे, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। वे ज़िंदगी की असलियत जीना चाहते थे, जैसे हैं वैसे बनकर जिएं और विश्वास के साथ जिएं, यही उनका सिद्धांत था। तो यही उनका सिद्धांत था कि जैसे हैं वैसे बनकर जिए, यानी कि बी ओरिजिनल वाली उनकी थिंकिंग थी कि जैसे हैं वैसे ही बन के रहें और विश्वास के साथ जिए, यानी कि पॉजिटिविटी के साथ जिए। यही उनका एक डोगमा था, यही उनका एक सिद्धांत था। आगे है कि मोहन राकेश की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई। मोहन राकेश जी अमृतसर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्री की उपाधि ली और संस्कृत से एमए किया। तो इन्होंने लाहौर, अमृतसर से इन्होंने वहाँ एक ओरिएंटल कॉलेज था, वहाँ उन्होंने शास्त्री की उपाधि ली और संस्कृत से एमए किया। देश विभाजन के बाद मोहन राकेश का परिवार अमृतसर से जालंधर आ बसे। देश विभाजन यानी कि 1947 में जब देश का विभाजन होता है तो मोहन राकेश का पूरा परिवार अमृतसर से जालंधर आ जाता है। आगे कि मोहन राकेश ने जालंधर आकर पुनः हिंदी विषय से एमए किया। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ओरिएंटल कॉलेज से इन्होंने शास्त्री की उपाधि ली और संस्कृत से एमए किया। बाद में इन्होंने जालंधर आकर पुनः हिंदी विषय से एमए किया। तो एमए की डिग्री इनके पास 2 थी, एक संस्कृत की, बाद में इन्होंने हिंदी में भी एमए किया। आगे इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। आगे है नाटक में गहरी अभिरुचि होने के कारण मोहन राकेश नाटक में सही शब्द की खोज, ये शीर्षक है, नाटक में सही शब्द की खोज, ये पूरा शीर्षक है, विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंदर कार्य कर रहे थे, पर दुर्भाग्यवश अभी उसे पूरा ना कर सके। तो ये भी तथ्य आपको ध्यान रखना है। नाटक में सही शब्द की खोज विषय पर इन्होंने जो उनको नेहरू फेलोशिप के अंदर जिस पर कार्य कर रहे थे, चूँकि इनको नाटक में गहरी अभिरुचि थी, लेकिन ये इसे दुर्भाग्यवश पूरा नहीं कर सके। आगे है कि मोहन राकेश संघर्ष में जीवन को जीते हुए सन 1950 ईस्वी में ममता में सुशीला डोभाल से प्रेरणा सूत्र में बंधे। तो संघर्ष में इनका जीवन रहा और सन 1950 में सुशीला डोभाल से ये प्रेरणा सूत्र में बंधे, यानी कि इन्होंने विवाह किया। आगे लिखा है कि 1950 में जब विवाह हो गया तो ऐसा कहा जाता है, यानी कि ऐसी जनश्रुति है कि विवाह के बाद वे उदास रहने लगे, जैसे उनकी सारी स्वतंत्रता थी, जो आज़ादी थी, वो समाप्त हो गई हो, दुनिया सिमट गई हो। स्वयं मोहन राकेश कहते हैं कि विवाह के साथ ही सहसा मैंने अपने को रुका पाया, रुके हुए ही नहीं, जड़ और स्तंभित। आगे कि मैं जहाँ था वहाँ अपने को पाने के लिए या मानने के लिए मैं वहाँ हूँ, तो ये तैयार नहीं था कि मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा मोहन राकेश जिक्र करते हैं कि विवाह के साथ ही सहसा उनके साथ एक घटनाएँ हुई। तो जनश्रुति है कि विवाह के बाद भी उदास रहने लगे, और जिसका जिक्र उन्होंने अपने खुद के विचारों में भी किया, खुद लिखा भी। मोहन राकेश की पहली पत्नी से अगस्त 1957 में, यानी आज़ादी के, अगर आप देखें 47 में आज़ादी मिली और 57 में इनको कानूनी तौर पर तलाक इनका हो गया पहली पत्नी से, चूँकि ये संतुष्ट नहीं थे और इनका जो, इसीलिए इनका जो तलाक है शायद वही कारण रहा इनके तलाक होने का, और इनका 1957 में जो है तलाक हुआ अगस्त में। आगे है कि मोहन राकेश के जीवन में अनेक प्रेमिकाएँ आई जिन्हें वे का, रा, सा आदि नामों से पुकारते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तथ्य के तौर पे महत्वपूर्ण है। का, रा, सा इन नामों से पुकारते थे अपनी प्रेमिकाओं को। तो परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, मे भी आपका शायद। आगे कि मोहन राकेश ने पुनः
9 मई 1960 को दाम्पत्य सूत्र में बंधे, यानी इन्होंने 9 मई 1960 को दूसरा विवाह किया, किंतु यह पत्नी जो थी वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जिसके कारण बहुत जल्दी इसे भी छोड़ दिया। तो ये इनके विषय में एक महत्वपूर्ण बात, इन्होंने भी दूसरा विवाह किया है। जयशंकर प्रसाद ने आपको पता है 3 विवाह किए थे, और धर्मवीर भारती ने 2 विवाह किए थे, और इधर मोहन राकेश का भी जो है दूसरे विवाह की चर्चा हम कर रहे हैं। तो दाम्पत्य सूत्र में 1960 में बंधे और बहुत जल्दी इनको भी छोड़ दिया क्योंकि मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। तो ये इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इनके 2 विवाहों की हमने चर्चा की। दूसरा विवाह इनका 9 मई 1960 को हुआ। जयशंकर प्रसाद के विषय में आप परिचित हैं। उनकी पहली जो पत्नी थी, हमने जब प्रसाद की चर्चा की तो उसके विषय में बताया था कि जयशंकर प्रसाद का जो पहला विवाह हुआ, उनकी पहली पत्नी क्षय रोग से ग्रस्त थी तो उनका देहावसान हो गया। दूसरी जो पत्नी थी वो क्षय रोग के प्रभाव में आने से, यानी कि उनकी पहली पत्नी के जो वस्त्र इत्यादि कपड़े इत्यादि थे उनका इस्तेमाल करने से वो भी क्षय रोग से ग्रस्त हो गई, उनका देहावसान हो गया। तीसरी पत्नी से उन्होंने फिर विवाह किया। तो इस तरीके से हमने जयशंकर प्रसाद के विषय में देखा। मोहन राकेश के विषय में हमने देखा कि इन्होंने दूसरा विवाह किया और बहुत जल्दी उसको भी छोड़ दिया, जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, चूँकि इनकी दूसरी धर्मपत्नी। आगे है कि मोहन राकेश पर शादी को लेकर आलोचकों ने कई आरोप भी लगाए। कहा कि गोया कपड़े बदलने के समान राकेश पत्नियां बदलता रहा, यानी कि ऐसे आरोप लगे कि जिस तरीके से कपड़े बदले जाते हैं उस तरीके से राकेश पत्नियां बदलता है। तो इस तरीके से तमाम आरोप आलोचकों ने उन पर लगाए। एक साक्षात्कार यानी कि एक इंटरव्यू में राकेश की पूर्व पत्नी सुशीला डोभाल ने कहा था, इनकी जो पूर्व पत्नी थी जैसा कि आपको पता है सुशीला डोभाल, इन्होंने लिखा कि हमारा अलगाव पर्सनैलिटी का क्लैश का मतलब होता है कि एक तरीके का द्वंद्व। तो पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व का द्वंद्व यहाँ पे कहने का प्रयास है उनका। पर्सनैलिटी का क्लैश था, कोई कहानी नहीं थी, यानी कि कोई बातचीत नहीं थी, बस जैसे 2 बुद्धिमान लोग अलग हों अच्छे ढंग से वैसे ही अलग हुए। यानी सुशीला डोभाल का कहना था कि हमारे कोई कहानी यानी कोई बातचीत नहीं हुई जिसकी वजह से हम अलग हुए। उसका कारण था पर्सनैलिटी ऑफ क्लैश, यानी व्यक्तित्व का द्वंद्व। जो 2 बुद्धिमान लोग जैसे अलग होते हैं अच्छे ढंग से वैसे ही हम अलग हुए, ये उनका कहना था। तो उनकी पहली पत्नी का नाम आप ध्यान रखिए, सुशीला डोभाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत में मोहन राकेश ने अनीता से विवाह किया, यानी कि तीसरा विवाह। जैसा कि मैंने बताया अभी 2 विवाहों की हमने चर्चा कर ली है। अंत में बिल्कुल लास्ट में इन्होंने 3 विवाह किया, जयशंकर प्रसाद के समान। जयशंकर प्रसाद ने 3 विवाह किए, हालांकि उनकी 2 पत्नी का देहावसान हो गया था, तब उन्होंने तीसरा विवाह किया था। यहाँ पे जो कंडीशन थी वो ये थी कि इनका जो हुआ एक तरीके से इनके तलाक हुए, और जो तीसरा विवाह हुआ वो उन्होंने अनीता से किया। अपने इस संबंध के बारे में मोहन राकेश ने कहा है कि अनीता तुम तीसरे नंबर पर हो, पहले नंबर पर मेरा लेखन, दूसरे नंबर पर मेरे दोस्त और तीसरे नंबर पर तुम। तो अनीता इनकी पत्नी का तीसरी पत्नी का नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिनकी पहली पत्नी थी वो सुशीला डोभाल थी, और दूसरी पत्नी का चूँकि वो मानसिक विक्षिप्त थी इसीलिए उन्होंने बहुत जल्दी उनको छोड़ दिया, जिनके साथ इनका विवाह 1960 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहन राकेश के 2 बच्चे हुए, पूर्वा और शैली, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे कि मोहन राकेश संस्कृत से एमए करने के बाद सबसे पहले फिल्मों के लिए कहानी लिखने लगे, पर बहुत जल्दी छोड़ दिए। आगे कि 1947 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय के एल्फिस्टन में लेक्चरशिप ज्वाइन किए, किंतु आंखें कमज़ोर होने की वजह से छोड़ दिए। तो इस तरीके से जिस बम्बई विश्वविद्यालय के एल्फिस्टन यानी कि सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इन्होंने वहाँ पे लेक्चरशिप ज्वाइन की थी और आंखें कमज़ोर होने की वजह से वहाँ छोड़ दिया। मोहन राकेश जी पुनः डीएवी कॉलेज जालंधर में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, किंतु टीचर्स यूनियन की गतिविधि में शामिल होने के कारण इसे भी छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य के बड़े रचनाकार हैं, तो जो उन रचनाकारों ने तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों में अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के पहले जैसे अगर आप देखें तो तमाम लोग जैसे अज्ञेय क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वाषायण अज्ञेय है, जिनकी रचना है शिखर एक जीवनी, और बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं उन्होंने हिंदी साहित्य में लिखी। तो इस तरीके से मोहन राकेश के अंदर भी एक तरीके की वो चीज़ थी जो एक बड़े साहित्यकार में होती है कि वो किसी भी तरीके की सामाजिक विषमता की आलोचना करते हैं, इसीलिए वो टीचर्स यूनियन की गतिविधि में शामिल थे।
और इसी वजह से उनको इसे भी छोड़ना पड़ा और डीवी कॉलेज जालंधर में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त थे और वहाँ पे टीचर्स यूनियन की गतिविधि में शामिल होने के कारण इसे भी इनको छोड़ना पड़ा। तो इस तरीके से पाने का छोड़ने का इनका क्रम चलता रहा, यानी कि विभिन्न स्थानों पर ये प्राध्यापक के तौर पे एक लेक्चरशिप के तौर पे इन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन फिर बाद में किसी न किसी कारणवश छोड़ दिया, शायद इनका ऐसा स्वभाव था। कुछ दिनों के बाद राकेश जी बिशप कॉटेज स्कूल शिमला में नौकरी शुरू किए, किंतु बहुत जल्द ही 1952 में त्यागपत्र दे दिया, यानी कि रिज़ाइन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। आगे है कि सन 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, में लेक्चरशिप के पद पर नियुक्त हुए, किंतु यहाँ भी शीघ्र इन्होंने छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं तमाम बड़े संस्थानों से जुड़े और अभिरुचि के अनुकूल ना होने के कारण ये नहीं कर पाए। आगे ही वस्तुतः मोहन राकेश को किसी तरीके का बंधन मंजूर नहीं था, चाहे वो परिवार का हो या फिर नौकरी का। उन्होंने मजबूरी में ही नौकरी के रूप में अध्यापन कार्य किया, लेकिन लेखन में बाधा होने के कारण कहीं भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। यानी कारण ये था कि ये ऐसे रचनाकार थे जिनको बंधन मंजूर नहीं था और इन्होंने नौकरी इन्होंने की, लेकिन परिवार के निर्वहन के लिए, लेकिन बहुत दिनों तक ये नहीं कर पाए क्योंकि इनकी लेखन में बाधा पहुंचती थी, लेखन का कार्य अवरुद्ध होता था, तो ज़्यादा दिनों तक संस्थानों में टिक नहीं पाए। कहने का मतलब आगे है कि मोहन राकेश सन 1962 में सारिका पत्रिका के संपादक बने, लेकिन साल भर में ही इसे भी छोड़ दिया। मोहन राकेश ने सन 1945-46 में पंजाब यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित दो संस्कृत नाटकों का निर्देशन किया। तो ये इनका एक कौशल था, नाटक निर्देशन शैली इनको आती थी। और पंजाब यूनिवर्सिटी में 1945-46 में इन्होंने संस्कृत विभाग के द्वारा जो आयोजित हुआ था, 2 संस्कृत नाटक जो आयोजित हुए थे, उनका निर्देशन किया, उनका डायरेक्शन किया। आगे है कि राकेश जी 17 साल की उम्र में ही समाज का फेर नामक एकांकी लिखते हैं। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखना है, 17 साल की उम्र में इन्होंने समाज का फेर नामक एकांकी लिखा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे है कि मोहन राकेश एमए करने के दौरान संस्कृत की वीडी संहार नाटक में भानुमति का अभिनय भी किया। तो ये एक अभिनेता भी थे। इन्होंने एमए करने के दौरान संस्कृत का एक वीडी संहार नाटक है, उसमें भानुमति का अभिनय किया, यानी कि भानुमति का एक्ट किया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचे हैं, उन्हें भी फटाफट देख लेते हैं। मोहन राकेश अपनी पहली रचना के बारे में बताते हुए कहते हैं, पहली रचना 8 साल की उम्र में लिखी एक कविता थी जो एक हिंदी दैनिक में बच्चों के कॉलम में छपी थी। ये इन्होंने अपनी पहली रचना के बारे में बताते हुए कहते हैं। आगे है कि मोहन राकेश की पहली प्रकाशित कहानी भिक्षु सन 1945 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। यद्यपि इनकी पहली कहानी नन्ही है, जिसका रचना काल 7 मई 1944 है। तो यहाँ पे तथ्यों की बात बराबर चल रही है, तथ्य आपको ध्यान रखना है। पहली प्रकाशित कहानी यानी कि फर्स्ट पब्लिश जो इनकी कहानी है वो है आपकी भिक्षु, जो सन 1945 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। जबकि इनकी पहली कहानी जो है वो नन्ही है। पहली प्रकाशित कहानी हो गई भिक्षु, लेकिन इनकी जो पहली कहानी है वो नन्ही है, जिसका रचना काल जो है वो 1944 है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कहने का प्रयास ये है कि मोहन राकेश की जो पहली प्रकाशित कहानी यानी पब्लिश्ड की बात हो रही है वो तो भिक्षु है, जो कि 1945 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिस पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक किया, सरस्वती पत्रिका का। तो उसी पत्रिका में भिक्षु छपी, जो कि इनकी पहली प्रकाशित कहानी तौर पे जानी जाती है, 1945 में छपी। लेकिन इनकी पहली कहानी के जो इन्होंने पहली कहानी लिखी थी वो नन्ही थी, जिसका जो रचना काल है यानी उस कहानी को लिखने का जो समय है वो 1944 था। तो अगर प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, परीक्षा में अगर पूछा जाए पहली प्रकाशित कहानी, तो आपको भिक्षु बताना है, लेकिन पहली रचित कहानी बताई जाए, यानी जिस कहानी का उन्होंने पहले रचना की वो नन्ही है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे है कि मोहन राकेश ने कुल 63 कहानियाँ लिखी। नन्ही कहानी इनके मरणों उपरांत सन 1973 में छपी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिस नन्ही कहानी की हमने चर्चा की थी कि ये 1944 में इन्होंने रची थी यानी लिखी थी, तो वो जो कहानी छपी थी वो 1973 में छपी थी। इनके मरणों उपरांत इन्होंने 63 कहानियाँ लिखी। और ये जो मरणों उपरांत जिक्र है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनेगा आपका कि नन्ही कौन सी कहानी मरणों उपरांत इनकी छपी। मोहन राकेश की कहानी है मलबे का मालिक, पर इन्होंने प्रसिद्ध हिंदी फिल्म
जो इनकी कहानी है मलबे का मालिक, उस पर प्रसिद्ध हिंदी फिल्म बनी है जिसका शीर्षक है हीना। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिए। मोहन राकेश की कहानी है मलबे का मालिक, जिस पर एक फिल्म बनी है। और ये जो कहानी है ये भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर रची गई है, यानी कि जो भारत विभाजन पे आप तमाम जो रचनाएं लिखी गई, जैसे भीष्म शाहनी जी ने तमस लिखा है, यशपाल जी ने झूठा सच लिखा है, ऐसे तमाम आपको रचनाएं भारत विभाजन पर मिल जाएंगी। भरा पड़ा साहित्य है पूरा। आगे है कि एक और जिंदगी इनकी प्रसिद्ध प्रतिनिधि कहानी है जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ। इस कहानी में आधुनिक युग के दाम्पत्य जीवन के मानसिक तनाव को व्यक्त किया गया है। तो जाहिर सी बात है ये इनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित एक अनुभव थे जिनको इन्होंने साझा किया। एक और ज़िंदगी इनकी एक प्रसिद्ध प्रतिनिधि कहानी के तौर पे जानी जाती है। इसका प्रकाशन 1952 में हुआ। और इस कहानी में आधुनिक युग का जो दाम्पत्य जीवन है, यानी कि वैवाहिक जीवन है, उसमें जो मानसिक तनाव है उसको व्यक्त किया गया है। यानी आधुनिक युग के जो दाम्पत्य जीवन में जो मानसिक तनाव होता है उसको व्यक्त करने का प्रयास, एक तरीके से उनके निजी जीवन की, एक तरीके से निजी जीवन का अनुभव रहा, उसको उन्होंने वहाँ पे एक तरीके से वही उनका वहीं पे दिखाई पड़ रहा है। आगे है कि कुछ आलोचकों ने एक और ज़िंदगी कहानी को मोहन राकेश की आत्मकथा माना। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि उन्होंने अनुभव को अपने वहाँ पे रखा, तो कुछ आलोचकों ने एक और ज़िंदगी कहानी को क्या बताया, मोहन राकेश की आत्मकथा, यानी कि उनकी आप बीती, उनके बारे में हमको बहुत कुछ वहाँ से पता चलता है मोहन राकेश के व्यक्तिगत जीवन के विषय में। नाटक के क्षेत्र में भी मोहन राकेश को ज़बरदस्त सफलता मिली। भारत के हर कोने में इनके नाटकों का मंचन हुआ। जैसा कि आपको पता है आषाढ़ का एक दिन एक बेहतरीन नाटक है, उसका मंचन भारत के कोने कोने में होता है और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रचना है वो। जैसा कि जिक्र यहाँ पे एक आया था कि उनकी रचना में उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित चीज़ें मिलती हैं। ये हिंदी के साहित्यकारों के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी साहित्य होते हैं, चाहे वो अंग्रेजी लिटरेचर हो, चाहे किसी भी भाषा का साहित्य हो, जब कोई भी रचनाकार रचना करता है तो या तो उसके कहीं ना कहीं जो उसका जीवन है वो रचना को प्रभावित करता है, जाहिर सी बात है। तो जो उनका जीवन था उस रचना के अंदर दिखाई देता है। जैसा कि तमाम आरोप लगते हैं शेखर एक जीवनी के लिए, जैसा कहा जाता है कि ये अज्ञेय का स्वयं, एक तरीके से अज्ञेय की आत्मकथा ही कहना चाहिए उसको, क्योंकि अज्ञेय के जीवन से संबंधित तमाम बातें, ऐसा आलोचक कहते हैं कि अज्ञेय अपने ही विषय में उसमें लिखने का प्रयास कर रहे हैं। आगे है कि मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे को क्लासिक नाटक का दर्जा प्राप्त है। जैसा कि मैंने जिक्र किया अभी, आषाढ़ का एक दिन और एक आधे अधूरे इनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है जो संभवतः यूजीसी नेट में लगा हुआ है। तो क्लासिक नाटक का जो इन दोनों नाटकों को दर्जा प्राप्त है। आधे अधूरे भी बहुत महत्वपूर्ण नाटक है और आषाढ़ का एक दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। फ़र्क इतना है कि आषाढ़ का एक दिन जो है वो एक तरीके से प्राचीन चरित्रों को लेके आधुनिक बात कहने का प्रयास किया गया है। और आधे अधूरे में क्या है, आधुनिकता के जो विभिन्न आधुनिकता में जो चीज़ें हैं, जो त्रासदी हैं, वो उनको दिखाया गया आधे अधूरे के अंदर। आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश की मृत्यु 3 जनवरी 1972 ईस्वी को अल्प वय में ही दिल्ली में हो गई। तो यह आपको तथ्य याद रखना है। मोहन राकेश की मृत्यु 3 जनवरी 1972 को हुई और दिल्ली में हुई। मोहन राकेश प्रयोगवादी एवं आधुनिक भावबोध के उपन्यासकार हैं, तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख नायक। मोहन राकेश को प्रयोगवादी एवं आधुनिक भावबोध के उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है और नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख नायक के रूप में मोहन राकेश ही जाने जाते हैं। आगे है कि मोहन राकेश का जीवन मुख्यतः 3 स्थलों पर बीता, यानी ये 3 जगहों पर बीता। जालंधर, दिल्ली और बम्बई, यानी कि मुंबई। जालंधर प्रवास उनके प्रारंभिक निर्माण और विकास से जुड़ा था। तो दिल्ली और बम्बई लेखक के रूप में स्थापित हो जाने के बाद उपलब्धि का काल था। तो इस तरीके से 3 स्थलों पर इनके जीवन का मुख्य अंश, एक बहुत बड़ा समय 3 स्थलों पर इनका बीता। आगे इनके विषय में 2 बातें देख लेते हैं। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर को नई कहानी का त्रयी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। 3 बड़े साहित्यकार मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, इनको नई कहानी का त्रयी कहा जाता है। पैर तले की ज़मीन मोहन राकेश का अपूर्ण उपन्यास था जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया। तो पैर तले की ज़मीन मोहन राकेश का एक उपन्यास है जो कि अपूर्ण उपन्यास था, मोहन राकेश उसको पूरा नहीं कर पाए, जिसे कमलेश्वर ने बाद में पूरा किया। यहाँ पे राजेंद्र यादव की जिस पत्नी से उनका
इनकी पत्नी का नाम क्या था ये आप लोग बताइए, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं हिंदी साहित्य में। इसके साथ ही साथ एक दुनिया समानांतर जो राजेंद्र यादव के द्वारा संपादित हुई थी, तो राजेंद्र यादव के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें। कमलेश्वर जो कि महत्वपूर्ण नई कहानी के रचनाकार रहे और राजेंद्र यादव भी रहे, राकेश जी तो रह ही रहे। तो ये हमने बात करी मोहन राकेश के जीवन वृत्त के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये तथ्य परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद और भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इन 3 रचनाकारों पर बात ऑलरेडी कर ली है। इसके साथ ही साथ हमने जितने भी पुरस्कार हिंदी साहित्य में प्रमुख मिलते हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ है, साहित्य अकादमी है, व्यास है, भारत भारती है, सलाका है, इन सारे पुरस्कारों पे हमने बात कर ली है। उसका जो पूरा प्लेलिस्ट है आपका उस ऑप्शन में मिल जाएगा, हिंदी साहित्य पुरस्कार के शीर्षक से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके साथ हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक रीतिकाल तक बात कर ली है। और हिंदी साहित्य MCQ सीरीज करके उसका प्लेलिस्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसका शीर्षक है हिंदी साहित्य MCQ सीरीज। तो अगर आपका कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल ऐसी वीडियोज़ के लिए। आप लाइक करें इस वीडियो को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।